खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर से। चेन स्नेचर स्टूडेंट्स, इंदौर की कनाडिया पुलिस ने ऐसे दो स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है जो पढ़ाई के साथ साथ चेन स्नेचिंग की वारदात भी किया करते थे। पूछताछ ने महंगे शौक और लग्जरी लाइफ जीने के लिए चेन स्नेचिंग करना बताया। पुलिस और चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। इंदौर की कनाडिया पुलिस जब चेन स्नेचिंग की घटनाओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी दो संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने चेन स्नेचिंग करना कबूल किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह बीए सेकंड ईयर के छात्र हैं और चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद वे कोचिंग क्लास भी जाते थे, जिससे उन पर किसी को शक न हो। पुलिस द्वारा पूछने पर कि चेन स्नेचिंग क्यों करते हैं, दोनों ने बताया कि महंगे शौक और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत में किसी का काम करने लगे। पुलिस ने 5 लाख से ज़्यादा की चेन और मोती बरामद किए हैं। शहर के बाकी थानों की चेन स्नेचिंग के बारे में भी दोनों छात्रों से पूछताछ की जा रही है। 27 अक्टूबर की ये घटना है। कनाडिया रोड पर एक चेन स्नैचिंग की वारदात सुबह हुई थी और इस पर से संज्ञान लेते हुए जोन 2 की पुलिस ने कनाडिया थाना से संपर्क किया और इनको सूचना दी गई और उसके बाद थाना प्रभारी के स्तर पर विभिन्न टीमें बनाई गई और टीमें बनाकर रवाना की गई। तत्पश्चात इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की है और दोनों आरोपियों से कुल 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज है और इस तरह से कुल 5 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त हुआ है। आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। माननीय न्यायालय पेश करके इनका रिमांड भी लिया गया है और अन्य मामलों में भी खुलासा होने की संभावना है। एक पूछताछ के दौरान एक राव का भी मामला पता चला है, जिसके बारे में और गहन पूछताछ विवेचना चल रही है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी कार्रवाई थाना कनाडिया के स्तर पर की गई है। इसमें पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। बदमाश क्या रेकी करते थे या किस पहले तो ये रेकी करते थे और जब इनको मौका मिलता था महिला को अकेली पाकर तो फिर ये चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। और जब ये इनको पकड़ा गया तब भी ये कोई योजना बना रहे थे कि इस टाइप की कोई घटना इनको कारित करनी है और इनको पकड़ लिया गया थाने की पुलिस। छात्र स्टूडेंट बनकर क्या फॉर्मल ड्रेस पहनते थे या हाथों में कुछ जैसे कॉपी किताबें ऐसी कुछ? ये बेसिकली पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन ये पैसे कमाने के लिए ये क्राइम की दुनिया में भी आ गए हैं और इनने कई वारदातों का अंजाम दिया है। तो इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि और खुलासे इसमें होंगे। अभी तक कितने ऐसे मामले दर्ज हैं? इनके कनाडिया वाले मामले को गिनते हुए कुल 3 मामले इंदौर कमिश्नरेट में 2 हैं और एक देहात थाना क्षेत्र में है। कुल 3 मामले दर्ज हैं, लेकिन एक पूछताछ में एक और मामला राऊ क्षेत्र का सामने आया है, जिस संबंध में आगे विवेचना की जा रही है। ये चोरी करने मतलब पढ़ाई करने जाते थे या कोचिंग चले जाते थे, क्या बात है? ये पैसे जब ये संपत्ति जब ये लूटते थे उसके बाद इनको बेचने का इनका प्रयास रहता था। बेचकर पैसे लेकर उसको नशाखोरी वगैरह में, शराबखोरी वगैरह में उड़ाने का इनका रहता था। पर उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा और इनके पास से पूरा मशरूका बरामद कर लिया। आगे और खुलासे होने की संभावना है। इनका रिमांड लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना से। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत सराहनीय कार्रवाई। एक नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई की जाने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि इस क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह डावर, नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोरिया के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक उदयभान सिंह यादव को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़का विस्मिल नगर मुरैना में घूम रहा है। तब उसकी टीम द्वारा विस्मिल नगर पहुंचकर उस लड़के को दस्तयाब किया गया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रोहित पुत्र छोटेलाल राठौड़ उम्र 14 निवासी मथुरा होना बताया। थाना लाकर पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उक्त लड़का आगरा से गुम हुआ है। परिजनों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचित कर थाना बुलाकर सुपुर्द कर सराहनीय कार्य किया गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सिविल लाइन उदयभान सिंह यादव, राजेश बाथम, उदयवीर सिंह, दीपक, संजय, सुनील, अराफात, ऋतुराज, पिंकी नार्गे की विशेष भूमिका रही। सर, आपके थाने अंतर्गत एक बालक दस्या हुआ है, क्या पूरा मामला है सर? रात में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही थी, जिसमें दरोगा जी रमन साहब थे, एएसआई साहब। रात में रात में बोले तो वही 10 साढ़े 10 बजे के समय रहा होगा। बस स्टैंड के आसपास भीड़ भाड़ में उन्हें एक बालक दिखा जो करीब 10-14 साल का था, 13-14 साल का। दरोगा जी को मैं बहुत अच्छा इसलिए बोलूँगा, गुड वर्क इसलिए बोलूँगा कि इतनी भीड़ में से उनने उस पर नज़र की और उनने कहा ये लड़का ऐसा लग रहा है अकेला घूम रहा है। भीड़ में से उसको चिन्हित किया, उसको रोका, उसके पास जाके बातचीत की तो उसने बताया कि मैं भटक गया हूँ, मथुरा का हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही है कहाँ जाऊँ। तो दरोगा जी ने उसको बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर थाना लेके आए। थाने में उसका एड्रेस पता करके उस लड़के से बात करके उसके पिता रामवीर राठौर को बुलवाया, जो श्याम विहार कॉलोनी मथुरा के रहने वाले हैं। वो रात में ही आ गए और अपने बालक को साथ लेके गए हैं। मेरा कहना ये है आपके माध्यम से, इस तरह अगर किसी के बालक बालिका अगर किसी को दिखते हैं या मिलते हैं तो तत्काल थाने में या कंट्रोल रूम में सूचना करें, ताकि किसी का भटका हुआ बालक बालिका उनके माँ बाप के पास पहुंच सके। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रही अभियान में पुलिस द्वारा झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीनने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि कुछ महीनों पूर्व कोई घटना में साइकिल सवार एक लड़की मधुपुर बाजार से अपने घर वापस जा रही थी। इसी दौरान ग्राम बट के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सचिन चौहान और संजय चौहान के पास से झपट्टा मारी में प्रयुक्त 2 मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे विभिन्न जनपदों में घूम कर टाइल्स का काम करते हैं। लगभग 5-6 माह पूर्व रॉबर्ट्सगंज में कार्य के दौरान वापसी में उन्होंने एक साइकिल सवार लड़की की झपट्टा मारी कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। क्या प्रकरण है सर? पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज चौकी प्रभारी सुकृत को सफलता मिली है। 2 अपराधी सचिन चौहान और संजय चौहान को लूट की मोबाइल के साथ रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। विगत दिनों 12/10/25 को एक छात्रा कोचिंग पढ़ के मधुपुर से अपने घर की तरफ जा रही थी, जिसका मोबाइल 2 अपराधियों द्वारा रास्ते में छीन लिया गया था। छात्रा के पिता युगल किशोर की तहरीर पे समुचित धाराओं में थाना रॉबर्ट्सगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज वह मोबाइल इन अपराधियों के पास से बरामद हुई है। अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि ये जनपद संतकबीरनगर के रहने वाले हैं तथा टाइल्स लगाने का काम करते हैं। भिन्न भिन्न जनपदों में घूम कर टाइल्स लगाते हैं। आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी से। बड़वानी में अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाएं कलेक्टर को दिया पंचनामा, गांव में शराबबंदी का फैसला। बड़वानी जिले में अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही, जिससे ग्रामीण महिलाएं विशेष रूप से परेशान है। ठीकरी तहसील के ग्राम जाहुर की महिलाएं और पुरुष ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर मंगलवार को उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार सोनू गोयल को एक पंचनामा सौंपा। ग्राम जाहुर के बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेची जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने ग्राम सभा, ठीकरी तहसील कार्यालय, ठीकरी पुलिस थाने और कलेक्टर की जन सुनवाई में कई बार शिकायत की थी, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिलाओं ने यह पंचनामा तैयार कर कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीण अंजुला बाई ने बताया कि अवैध शराब बिक्री के कारण परिवारों में विवाद और मारपीट की घटनाएं बढ़ गई है। ताराबाई ने
जानकारी दी है कि यह पंचनामा गांव के सरपंच सचिव ग्रामीणों की सहमति से तैयार किया गया है। इसमें सोमवार को हुई ग्राम बैठक में लिए गए निर्णयों का उल्लेख है। बैठक में सर्वसम्मति से गांव में शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया गया है। निर्णय के अनुसार आज से जाहुर गांव में शराब बेचने वाले पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही शराब पीकर गाली गलौज करने वाले पर 11,000 रुपए का दंड वसूला जाएगा। महिलाओं द्वारा पंचायती मार भी लगाई जाएगी। महिलाओं ने बताया कि गांव की अधिकांश महिलाएं मजदूरी करती है, लेकिन उनके पति शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं। पैसे न देने पर परिवार में विवाद होता है और शराब पीने के बाद पत्नियों के साथ मारपीट भी की जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है। अंजुला भाई आज कलेक्टर कार्यालय आए, किससे आए? शराब बंद करवाने के लिए। क्या समस्या आ रही है? सर हमारे यहाँ पे शराब आदमी बहुत पीते हैं और औरतों को मारते हैं, पीटते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत शराब पीते हैं और बिगड़ रहे हैं। कितने सालों से चल रहा है ये तो बहुत सालों से चल रहा है सर। और हमने ठिकरी में भी आवेदन दिया था, गए थे शिकायत करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। कितने लोग निवास करते हैं वहाँ पर? सर 200-300 परिवार हैं। कितनी दुकानें वहाँ चल रही है? दुकानें तो 7 दुकान है। पहले भी आ चुके हैं? यहाँ पे तो नहीं आए, पहली बार आए हैं। क्या वहाँ नजदीकी थाने क्षेत्र थाने में गए थे ना, ठिकरी थाने में गए थे। आया था वहाँ? हाँ आए थे सर। क्या समस्या आ रही है गांव वालों को शराब को लेकर? सर शराब तो बंद नहीं हो रही है, 2-4 दिन चला लेते हैं और वापस। और औरतों को गाली गलौज देते हैं, बेचने वाले भी कोई। क्या चाहते हो आप? शराब बंद करवाना चाहते हैं सर। शराब बंद नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे आप? हम तो भोपाल जाएंगे सर। हरिहर मिलन का आयोजन बड़ी विधि विधान के साथ भक्तों के द्वारा संपन्न कराया गया। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी एवं चतुर्दशी के अर्धरात्रि के संयोग में भगवान शिव और भगवान विष्णु स्वरूप का अभिषेक, पूजन एवं आरती कर इस उत्सव को बड़े भाव के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है, जिसमें भगवान शंकर श्री हरि विष्णु को पुनः कार्यभार अर्पित करते हैं। यह आयोजन अभिषेक पूजन का कार्य मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर पंडित गजेंद्र शर्मा बरमंडल बालू के द्वारा बड़ी विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। आयोजन मुख्य रूप से ऋण मुक्तेश्वर महादेव धाम, प्राचीन नरसिंह मंदिर एवं घाटी वाले शिवालय पर कई भक्तों के द्वारा इस शुभ अवसर पर हरिहर मिलन की विधि संपन्न की गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी सायं का समय, रात्रि का समय 12:45 पर भगवान का हरिहर मिलन हुआ है। आज 4 मास तक भगवान शंकर के हाथों में सत्ता थी, आज वापस भगवान विष्णु को अर्पित किए। इसी के निमित्त अर्थम आज भगवान शंकर जी को तुलसी अर्पण की जाती है और भगवान विष्णु को बिलपत्र अर्पण किया जाता है। इसी को हरिहर मिलन कहा जाता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। बड़वानी में कुदरत का करिश्मा, महिला ने एक साथ 3 बेटियों को दिया जन्म, परिवार में छाया खुशी का माहौल। बड़वानी के जैन हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया। मां और तीनों बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। दरअसल जिले के राजपुर निवासी परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं रहा, जहां शहर के निजी जैन हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया, जिससे अस्पताल से लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल जब राजपुर की रहने वाली श्रीमती सुमरिया काजी पति अरबाज काजी की महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उसे आनंद फानन में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। आज मंगलवार सुबह 10 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर्स ने तुरंत उसे भर्ती कर लिया और सामान्य डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों की किलकारी गूंजी। इसे देखकर डॉक्टर से लेकर अस्पताल के स्टाफ तक सभी हैरान रह गए। लेकिन राहत की बात यह है कि मां और तीनों बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। तीनों नवजात बच्चों को देखकर भावुक हो गए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशु जैन है।
और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ पेशे से और करीबन पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी हमारा 1 साल से यहाँ हमने एक सेटअप स्टार्ट किया है जिसका नाम है जैन हॉस्पिटल और इस सेटअप में काम करते हुए हमें 1 साल हो गया है, बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस में हम पिछले 9 से 10 साल। जी सर, सबसे पहली बात तो कि जो ये अनुभव रहा है बहुत ही मजेदार भी था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि इस तरीके की प्रेगनेंसी रूटीनली हम एनकाउंटर नहीं करते हैं क्योंकि अगर इनका इंसिडेंस देखा जाए तो ये करीबन 1 in 8,000, 1 in 10,000 और सबसे अच्छी बात ये थी कि महिला ने प्राकृतिक रूप से कंसीव किया था और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, तो ये अपने आप में और रेयर हो जाता है, ऐसा नॉर्मली देखने में नहीं आता है। एंड पेशेंट जब मेरे पास आई थी तो थोड़ी सी क्रिटिकल हालत में थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था एंड खून का थक्का जमने की क्षमता भी कम थी और 3 बच्चे भी थे, 35 हफ्ते भी हो गए थे, तो अब वो समय आ गया था कि उनकी डिलीवरी करवाई जाए। तो पूरी टीम को इन्वॉल्व करते हुए एनेस्थेटिस्ट और फिजिशियन की टीम, डॉक्टर राजेश जैन सर और डॉक्टर रोहन जैन सर के नेतृत्व में हमने ये पूरा, डॉक्टर केपी सर जो बेहोशी के विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट हैं और पीडियाट्रिक में डॉक्टर रिति उदेनिया मैडम, इन सब की टीम वर्क की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम तीनों बच्चों को और माँ को स्वस्थ रूप से जीवन दे पाए। पेशेंट का नाम सुमैया, श्रीमती सुमैया, ये राजपूत के निवासी हैं और इनका पूरा 9 महीने का चेकअप वहाँ पर डॉक्टर रुबीना सैयद है उनके पास चल रहा था। सोनोग्राफी के लिए यहाँ आते थे बड़वानी में और बाकी चेकअप इनका गवर्नमेंट में चल रहा है। जी, तीनों बच्चियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। पहली दोनों बच्चियों का वजन 1 किलो 890 ग्राम है और जो छोटी वाली है 300 नंबर की वो 1 किलो 600 ग्राम की है। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में देर रात नशे में 3 पुलिसकर्मियों ने 5 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने नशेड़ी 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की है। दरअसल इंदौर के रेवाजी बाजार थाना क्षेत्र में देर रात नशे में धुत होकर कार चला रहे पुलिसकर्मी ने 4 से 5 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। रहवासियों की माने तो कार में 3 पुलिसकर्मी वर्दी में थे। लोगों ने जब उनकी लहराती हुई गाड़ी आते देखी तो घेराबंदी कर कार को रोक लिया। कार रोकते ही खुद को भीड़ से घिरा हुआ देख पुलिसकर्मी लोगों से विवाद कर भाग निकले। दरअसल घटना सोमवार रात 10:30 बजे रावजी बाजार थाना क्षेत्र की सफेद रंग की एक कार MP 09 ZB 5391 में 3 पुलिसकर्मी रहवासी क्षेत्र में शराब पी रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि तीनों से पहले शराब पी, फिर थाना क्षेत्र में दवाई की दुकान पर दवा लेने गए तो युवतियों को टक्कर मारने का प्रयास किया। दोनों युवतियों ने खुद को बचाया। वे चिल्लाई तो नशेड़ी पुलिस वाले 4 से 5 अन्य लोगों को टक्कर मारते हुए कार को लहराते हुए दौड़ाने लगे। वहीं एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि 3 पुलिसकर्मी कार में मौजूद थे, जिसमें संयोक्तागंज थाने में पदस्थ कांस्टेबल अनिल कार चला रहा था। साथ में भंवरकुआ थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल सुदर्शन हरवे और आजाद नगर थाने पर पदस्थ कांस्टेबल वेदांत मौजूद होना पाया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। गर्म हुआ है शराब पी के थाना रावजी बाजार में जो एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल सफ़ेद कलर की गाड़ी से कार से उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि एक स्कूटी में टक्कर मार दी थी लड़कियों के। तो इसमें फ़िलहाल चूँकि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था अनिल, जो संयुक्तागंज का पदस्थ है, उस ड्राइवर, उसका मेडिकल कराया गया था और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर गाड़ी को जब्त किया गया है। वहीं इस कार में कुल 3 लोग थे, जिसमें कि हेड कांस्टेबल सुदर्शन था जो कि भंवरकुआ का है और कांस्टेबल वेदांत था जो कि आज़ाद नगर का है, कांस्टेबल अनिल संयुक्तागंज का है। अनिल के खिलाफ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इन तीनों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं और इनको सस्पेंड किया जा रहा है और इसके अलावा इनकी विभागीय जांच भी की जाएगी। और इस तरह का आचरण एक जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो उनको जो एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे इस तरह का आचरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें कड़ी कार्रवाई के आदेश पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा दे दिए गए हैं। तीनों किस पद पे हैं?
एक हेड कांस्टेबल है सुदर्शन जो कि थाना भंवरकुआं में पदस्थ है, एक कांस्टेबल है वेदांत जो कि आज़ाद नगर में पदस्थ है, और एक कांस्टेबल अनिल जो पीकर गाड़ी चला रहा था वो संयुक्तागंज में पदस्थ है, जिसके खिलाफ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये घटना थाना रावजी बाजार की है। ऐसा पता चला तीनों ही ड्रिंक किए हुए थे, लेकिन चूंकि ड्रिंक करके जो ड्राइव कर रहा था इस तरह से, तो उसको उनके खिलाफ 185 किया है। साथ में ही वर्दी में इस तरह का आचरण अशोभनीय होता है, तो इस वजह से पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सर के द्वारा तीनों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनको सस्पेंड किया जा रहा है। इस तरह की सस्पेंड की कार्रवाई सर पहली बार हुई है क्या पुलिस कर्मियों पर? देखिए ये समय समय पर जो अनुशासनहीनता की जाती है, जो विभागीय जो आचरण जो के प्रतिकूल अगर कार्रवाइयाँ की जाती है, तो समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इंदौर में बंगाली चौराहा चाकूबाजी प्रकरण में खजराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंदौर के बंगाली चौराहा क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में खजराना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि विनोबा नगर और पलासिया क्षेत्र के कुछ युवक आपसी विवाद के बाद बंगाली चौराहा पर झगड़ने लगे थे, जिसके दौरान चाकूबाजी की नौबत आ गई। सूचना मिलते ही खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मनीष कैथवास, विकास लखनवी तथा शुभम डोंगरी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर पीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसा अपराध न हो की शपथ ली। घुटनों के बल घसीटते हुए दिव्यांग पहुंचे अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय। एक साथ इतने दिव्यांग देखकर भावुक हुई कलेक्टर। अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर ने दिखाई मानवता। कलेक्टर कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक दिव्यांग अपनी समस्याओं को लेकर घुटनों के बल पहली मंजिल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दिव्यांगों को घुटनों के बल घसीटते हुए आता देखकर भावुक हुई कलेक्टर नीतू माथुर। खुद कुर्सी से उठकर दिव्यांगों को अपने कार्यालय में बिठाया। अपनी कुर्सी छोड़कर दिव्यांगों के साथ बैठकर समस्या सुनी। कलेक्टर को अपने साथ बैठा देखकर दिव्यांग प्रफुल्लित हुए। कलेक्टर का स्वागत भी किया। कलेक्टर ने दिव्यांगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि यदि कोई समस्या हो तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं, आप मुझसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हो।
मुरैना से बड़ी खबर आ रही है। मुरैना में कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे हजारों लोग। मुरैना जिले में जब से नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने पदभार ग्रहण किया है, तब से मुरैना वासियों में एक उम्मीद की किरण जागती हुई दिखाई दे रही है और लोग अपनी अपनी समस्या लेकर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। आज मुरैना कलेक्टर की जन सुनवाई में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें हजारों लोग लंबी लंबी लाइन में अपनी समस्या लेकर आते दिखे। वहीं मुरैना जन सुनवाई में आए सभी लोगों के लिए कुर्सी व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की गई है। जब से मुरैना के नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मुरैना का पदभार ग्रहण किया है, तब से मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा मुरैना के नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। नमस्कार, मैं यूनिस खान, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जब से मुरैना में पदभार ग्रहण किया है, तब से मुरैना वासियों को एक उम्मीद की किरण जागती दिख रही है। आज मंगलवार को मुरैना कलेक्टर में जन सुनवाई में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर मुरैना कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। मुरैना कलेक्टर ने भी जन सुनवाई में आम लोगों के लिए आने वाले लोगों के लिए कुर्सी पर बैठकर जन सुनवाई करते हुए दिखाई दिए और उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है। लंबी लंबी लाइनों में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर दिख रहे हैं। मुरैना कलेक्टर जब से मुरैना का पदभार ग्रहण किया है, जब से एक्शन मोड में दिख रहे हैं और उनके इस रवैये से ही मुरैना ज़िले की जनता को अब उम्मीद की किरण दिखने लगी है। फिलहाल लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर मुरैना के नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के पास पहुंच रहे हैं। अब देखना है मुरैना कलेक्टर आम लोगों की उम्मीद पर कितना खरे उतरते हैं। पिछला उनका 1 महीने का कार्यकाल देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। उसी की वजह से मुरैना वासियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। कैमरामैन इसरार के साथ मैं यूनिस खान, शहर क्राइम, मुरैना। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रही ऑपरेशन मुस्कान के तहत एसडीओपी सुनील गुप्ता एवं टीआई राजेश यादव ने स्थानीय शासकीय बालिका स्कूल में जाकर छात्राओं को किया जागरूक। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गुम हुई नाबालिग बालक बालिकाओं का पता करना है, साथ ही बालक बालिकाओं के खिलाफ जो विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं उन अपराधों से उनको बचाना भी है। इसी को लेकर आज एसडीओपी कुक्षी श्री सुनील गुप्ता टीआई राजेश यादव विद्यालय कुक्षी में जाकर बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। साथ ही उनके खिलाफ होने वाले विभिन्न अपराध और उनसे बचने के तरीके भी बताए गए। साथ ही छात्राओं को वर्तमान में हो रहे इंटरनेट क्राइम, साइबर फ्रॉड, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो रही विभिन्न साइबर क्राइम और उनसे बचने के उपाय भी बताए गए। कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल सिरवी सर, साधो सर, महिला अध्यापिका, स्टाफ एवं पुलिस थाने से एसडीओपी सुनील गुप्ता, टीआई राजेश यादव सहित सभी स्टाफ मौजूद रहा। तो आप इसे अभी आपको पढ़ने दिए, आपको पढ़ना है, ठीक है। और नारी जो है, मैं बार बार बोलता हूँ कि नारी जो शक्ति है, नारी जननी है ना। यत्र नारी पूजनते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है देवता निवास करते हैं। जब ये संसार नारी पर हंसता है तब तक उसने ये संसार करता है। नारी शक्ति है, जननी है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अभी परसों आपने देखा होगा जो महिला विश्व कप है, महिला क्रिकेट विश्व कप, उसमें हमारी भारतीय टीम विजेता हुई है। उसमें कप्तान जो है, उसमें जो लड़कियां हैं, माना कितना इनाम मिला उनको, मतलब लगभग 51 करोड़ रुपए तो बीसीसीआई ने दिया, संस्था है क्रिकेट की, 40 करोड़ का इनाम आईसीसी ने दिया। 51 करोड़ रुपए मिले हैं। 51 करोड़ बहुत होता है, ठीक है, 200 लाख रुपए। तो अयोध्या प्रीमियर लीग का आगाज 9 नवंबर से। योगी सरकार के पहल पर बना भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अब क्रिकेट के रोमांच का केंद्र बनने जा रहा है। अयोध्या प्रीमियर लीग एपीएल का पहला सीजन 9 नवंबर से 26 नवंबर तक इस स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट में होगा टूर्नामेंट। एपीएल का आयोजन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए की देखरेख में किया जा रहा है। टूर्नामेंटों में 8 टीमें भाग लेंगे, जिनके नाम यूपी की प्रमुख नदियों पर रखे गए हैं। इनमें सरयू, गंगा, जमुना, बेतवा, हिंडन, चंबल, गोमती और मनोरमा शामिल हैं। हर टीम में 16 खिलाड़ी। मोहम्मद उमेर अहमद, सचिव जिला क्रिकेट संघ ने बताया कि हर टीम में 16 खिलाड़ी होंगे, जिनमें 11 अयोध्या मंडल से और 5 अतिथि खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ियों का चयन यूपीसीए के अनुभवी चयनकर्ताओं द्वारा ट्रायल के माध्यम से किया गया है। 29 मैचों का होगा आयोजन। टूर्नामेंटों में कुल 29 मैच खेले जाएंगे।
जो कलर ड्रेस और सफ़ेद गेंद से होंगे। विजेता टीम को 11 लाख रुपए और उपविजेता को 5.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। एपीएल के आयोजन से अयोध्या के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। लोगों का मानना है कि ये टूर्नामेंट न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देगा बल्कि अयोध्या को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। 9 नवंबर को डॉक्टर भीमराव इंटरनेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उसके बाद 1 बजे से लगभग यहाँ पे फर्स्ट मैच का उद्घाटन होगा। अयोध्या प्रीमियर लीग जो है वो 9 नवंबर से स्टार्ट होकर 26 नवंबर का इसका समापन होगा। इसमें 8 टीमें हैं और हर टीम को एक दूसरे से मैचेस लीग बेसिस पे खेलने हैं। प्रतिभा करने में टीमें गाजियाबाद की है, जो फ्रेंचाइजीज है, फ्रेंचाइजी गाजियाबाद की है, मथुरा की है, आगरा की है, और आपकी 2 लोकल है, आपकी मतलब अयोध्या की है, एक वहाँ की है बनारस की है, बनारस लखनऊ की एक है। तो ये है कि क्रिकेट तो होता ही है, लेकिन इसका लेवल एक थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इस लीग के थ्रू यूपीसी एक संदेश जाए कि अयोध्या में टैलेंट है, और यहाँ के लड़के आगे चल के यूपी T20 या आईपीएल में इसका उनको वो मिल सके। ओपनिंग में नहीं है 11 लाख रुपए की, विनर 11 लाख, लूजर जो है सेकंड प्लेस पे वो 5.5 लाख, प्लस मैन ऑफ द 1 लाख रुपया है, और मैन ऑफ द सीरीज है ना, मैन ऑफ द सीरीज। जैसे आपने ये बताया कि टीमों के नाम कौन सी नदियों के नाम? सरयू है, गंगा है, यमुना है, बेतवा है, हिंडन है, चंबल है, गोमती है। क्या महिलाएं? नहीं, महिलाएं थी, मतलब कोई एज कैटेगरी नहीं रखी गई थी इसमें। तो ये इसलिए रखी गई कि ताकि क्रिकेट का जो है यहाँ पे लड़के जो है अच्छे लड़के हैं जो फोकस नहीं पा रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर देने के लिए किया। रतलाम शहर की जटिल ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ते अतिक्रमण के बीच अब बड़ा बदलाव देखने के संकेत हैं। मंगलवार सुबह कलेक्टर मीशा सिंह ने एसपी अमित कुमार, निगम आयुक्त अनिल भाना और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों की चौड़ाई, अवैध पार्किंग, अस्थायी अतिक्रमण और यातायात दबाव की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों पर बने अस्थायी ढांचे हटाए जाएं और फुटपाथों को साफ सुथरा रखा जाए। साथ ही अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि ट्रैफिक सुधार के लिए 2 स्तरीय योजना पर काम शुरू होगा। पहले चरण में अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्थायी रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों की भी भागीदारी रहेगी। कलेक्टर मीशा सिंह ने कहा कि रतलाम की सड़कों पर अब केवल मरम्मत नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाएगा। ये काम समन्वय और शक्ति दोनों के साथ होगा। एसपी अमित कुमार ने बताया कि शहर के ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवागमन प्रशासन की प्राथमिकता है और दुर्घटना संभावित इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। उज्जैन सिंहासन 2025 को देखते हुए भी रतलाम प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष योजना बनाई है। अनुमान है कि इस दौरान शहर से गुजरने वाले वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ेगी, इसलिए वैकल्पिक मार्ग, पार्किंग जोन और आपातकालीन रूट तैयार किए जा रहे हैं। अगर ये योजना सफल रही तो रतलाम में जाम से राहत, सुगम आवागमन और स्वच्छ सड़कों की नई पहचान बनेगी। प्रशासनिक स्तर पर यह अब तक की सबसे संगठित पहल मानी जा रही है। इस तरह से निरीक्षण वगैरह था, क्या कुछ उद्देश्य था इसका और क्या कुछ आपने अधिकारियों को निर्देशित किया है? काफ़ी समय से जो है नगर में ट्रैफिक को लेकर के काफ़ी बिंदु आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम लगने के इश्यूज आ रहे हैं। तो आज एक पुलिस के साथ, नगर निगम के साथ, एमपीवी वालों के साथ और अन्य एजेंसी के साथ एक संयुक्त भ्रमण हम लोगों ने शहर के मुख्य चौराहों का करा है। जो हम लोगों को पॉइंट पे जाकर के कुछ चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि कुछ प्लान्स हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए तत्काल इम्प्लीमेंट करने हैं, कुछ आगे जो है लंबी दूरगामी उसके हिसाब से तैयारी करनी जाएगी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट था आकर के इन स्पॉट्स पे ये देखना कि ट्रैफिक का कंजेशन के मुख्य कारण क्या है जिनको तत्काल हम लोग इस पर राहत दिला सकते हैं और कितना यहाँ पे फुटफॉल या कितना ट्रैफिक यहाँ पे आवागमन हो रही है। टीम्स ने आकर के इन सारे जगहों का एक बार चेक कर लिया है। अब इस पर जो है हम लोग अपना पूरा होमवर्क अपना रेडी करके आगामी कुछ समय में इसमें प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसकी कोई कार्य योजना इम्प्लीमेंट हो जाएगा? मैं यही बता रही हूँ, कार्य योजना 2 टाइप की बनेगी। कोई भी कुछ कार्य योजना तत्काल इम्प्लीमेंट होती है, जैसे कि रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराने की। कुछ कार्य योजना में कुछ कंस्ट्रक्शन के भी काम होते हैं, कुछ शिफ्टिंग के काम भी होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन फेज्ड मैनर में इसको डिज़ाइन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चौड़ीकरण के लिए भी आपने कोई निर्देशित वगैरह किए, कहाँ के चौड़ीकरण किए जाएंगे? चौड़ीकरण करने से पहले एक बार हम लोगों को वहाँ का पूरा ट्रैफिक मूवमेंट समझना पड़ेगा। अगर उसका बाकायदा पूरा डिज़ाइन करके एक बार सारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं लोगों को हम लोग ऑन बोर्ड करके डिस्कस करके, क्योंकि ये शहर की योजना है और आगे आने वाला शहर में जो ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ेगा उसके भी सघन होने की चांसेस ज़्यादा है। तो सबको ऑन बोर्ड ले करके कंसल्टेंट एक तरीके से सभी को कंसल्ट करके इसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। कुक्षी पुलिस ने ग्राम कापसी के डकैती का एक और फरार आरोपी पवन यादव को किया गिरफ्तार। फरार आरोपी पवन यादव को इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे सरदारपुर के पास नाले के पास से किया गिरफ्तार। मामला धार जिले के थाना कुक्षी के दिनांक 30 सितंबर 2025 को फरियादी भगवान पिता भूराजी कागजाती सिरवी 48 साल निवासी कापसी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 सितंबर की रात्रि करीब 9:30 बजे 3 अज्ञात बदमाश उसके घर में घुसे, जिन्होंने उसकी भाभी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर करीब 1 लाख रुपए नकद व 9 लाख के स्वर्ण लूट कर ले गए, जिस पर से थाने कुक्षी में अपराध क्रमांक 458/25 धारा 309(6) का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए एसपी श्री मयंक अवस्थी के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी विजय डावर, एसडीओपी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित ने आरोपी पवन पिता स्वर्गीय जीवन यादव जाति गवली उम्र 30 साल निवासी ग्राम गवली मोहल्ला सरदारपुर थाना सरदारपुर जिला धार को इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 4 लेन सरदारपुर के पास नाले के पास से किया गिरफ्तार, जिसे माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड ली जाकर पूछताछ की जा रही है। अब भी विशेष 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेनधार। कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम कापसी में एक फरियादी के घर में डकैती के मामले में फरार आरोपी को कुक्षी पुलिस ने सरदारपुर से गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर से पूरे मामले की जानकारी। सर क्या बताएंगे? देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि कुछ समय पहले जो है कुक्षी के जो ग्राम कापसी है, कापसी गाँव में एक डकैती लूट की घटना हुई थी, जिसमें महिला के साथ मारपीट कर जो है लाखों के स्वर्ण आभूषण और नगद रुपए की डकैती की गई थी। इसमें हमने पूर्व में 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था, 3 आरोपी फरार चल रहे थे। नवागत एसपी श्री मयंक अवस्थी साहब ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उनके निर्देश थे कि जो फरार आरोपी है इनको भी शीघ्र अरेस्ट किया जाए। जो एक टीम बनाई गई थी, इसमें अनूप बघेल और उनके साथ में पूरी टीम थी। इन्होंने लगातार पता रसी की तो पता किया कि इसमें एक फरार आरोपी जो पवन पिता जीवन यादव निवासी सरदारपुर है, ये सरदारपुर के आसपास जंगलों में छिपा हुआ है और उस सूचना पर टीम को वहाँ रवाना किया गया। 2 टीम भेजी गई थी। टीम ने घेराबंदी करके पवन को भी पकड़ लिया, इसको हमने अरेस्ट किया है। इससे पूरी पूछताछ की गई है, जिसमें इसने स्वीकार किया है कि हमारा इसमें जो पूरा जो इसका मास्टरमाइंड है, जो पूर्व में पकड़ा चुका है दाऊ के निर्देशन में पूरी टीम बनी थी और इन्होंने पूरा ये डकैती को अंजाम दिया था। इसमें और 2 आरोपी शेष है, उनको भी शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। एसपी श्री मयंक अवस्थी सर ने टीम को पुरस्कृत करने के लिए भी घोषणा की है। सोमवार को कसरावत मंडी में सीसीआई द्वारा कपास खरीदी नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी गेट के सामने बैल बांधकर अपना रोष व्यक्त किया। किसानों का कहना था कि उनकी कपास पूरी तरह सूखी है और उसमें कोई नमी नहीं है, फिर भी सीसीआई अधिकारी खरीद से इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों का तर्क था कि किसानों की कपास में 13 से 18% तक नमी पाई जा रही है, जबकि सीसीआई केवल 8 से 11% नमी वाली कपास ही खरीद रही है। मंडी सचिव MS चौहान ने बताया कि सोमवार को लगभग 15 ट्रैक्टर और एक बैलगाड़ी कपास लेकर किसान मंडी पहुंचे। कपास खरीद केंद्र प्रभारी और सीसीआई अधिकारी मौके पर पहुंचे और नमी की जांच की। जांच में 8 से 12% नमी वाली कपास खरीदी गई, जिसमें से 5 वाहनों की कपास सीसीआई ने खरीदी। इसके बाद सीसीआई अधिकारी मंडी के पीछे के गेट से चले गए। वहीं 13 से 18% नमी वाली कपास खरीदने से इनकार किया गया। सीसीआई द्वारा 8 से 12% नमी वाली कपास का भाव 7,690 रुपये प्रति क्विंटल तथा 8% नमी वाली कपास का भाव 7,850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी कपास को पूरी तरह सुखा कर लाएं, जिससे खरीदी में कोई दिक्कत न आए। मंडी सचिव अधिकारी MS चौहान ने यह भी कहा कि कपास की खरीदी प्रतिदिन नियमित रूप से जारी रहेगी। कपास लेकर आए, क्या कुछ परेशानी है? कई परेशानी है, हमको वाहन का बंद कर दिया सब। क्यों बंद कर?
त्यामुळे सीसीआय खाली कोरी तर जो लिहिता नाही भाव देऊ काही कारण से ले रहा जमीन बताओ जमीन और जमीन अगर येता इनका क्या है जमीन और जमीन वाला भाई कमी बतेगा तुम्हारा कपास में ऊपर से कम बतेगा नमी बतेगा और कहीं बतेगा किलो से तो फिर हमने कहा कि हमका जल्दी में पैसा मत दियो फिर तुम्हारा पैसा नहीं हमका लीता नहीं सरकार के पैसे देंगे हम कब से कपास यहाँ लेकर कल का है ना से सीसीआई भी चलूंगी ना से सब ऐसा भाव भी करी जाए तो ये टाइम का भी सीसीआई का नहीं ना चालू कर क्या आश्वासन मिला आश्वासन नहीं अभी बाहर नहीं है ये तो बाहर नहीं है तो भागी गया देने यही भागी वो अंदर ही बैठे इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाली काय नाम लिखो अब हमने कहाँ जाऊँ अब वहाँ घर के रख तो देखिए ना पैसा ना दे रहा अब कहाँ दे हम पैसा काय नाम लिखो सुनीता जी राठी मंडी में कपास लेकर आए क्या कुछ मामला है किसानों जब मंडी में कपास किसान लेके आया था वो व्यापारी भी आए और उन्होंने पैनामीटर से उनको कपास को चेक किया तो नमी ज़्यादा बताई गई। नमी के मान से जो भी खरीदी उनको 12% से कम किसान से कपास लेना था पर नमी ज़्यादा कारण मतलब 14 या 15 के हिसाब से बताई गई थी। तो हर किसान का नमी 14 या 15% ही बताई गई तो इस कारण वो कपास नीलामी छोड़ गए ट्रैक्टर उनको। ये मंडी गेट पे आज तुमने बैल बांध दिए ये क्यों बांधे हुए ये नीलामी के लिए हमने गेट भी बंद किया व्यापारी तो वो पीछे के रास्ते से भाग गए और हमारी बात नहीं सुन पाए वो। अच्छा आज कुछ खरीदी हुई क्या यहाँ पर? हाँ 5-6 वाहन कम से कम 13 या 14% के लिए वो भी व्यापारी उनके बताए जा रहे किसान उनके। क्या नाम लिखते हैं अपना? अनिल यादव। मैं प्रवीण। ये आज जो मंडी में हंगामा हुआ है किसानों के द्वारा क्या हुआ? आज क्या 15-20 ट्राली आई थी और एक बैलगाड़ी था ट्रैक्टर ट्राली का उसमें कपास आया था। तो आज कपास खरीदी वाले सीसीआई खरीदी वाले अपने सुरंजय जी हैं जो केंद्र प्रभारी वो साथ में लेके आए थे और हम लोग भी साथ में कपास के भाव में ऑक्शन में चले थे। तो उसमें कुछ जैसे बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी में 17 से 18% मॉइस्चर आया पिरामिड 20% और किसी में 12 किसी में 15 तो उनका पैरामीटर है 8 से 12% का मॉइस्चर का। तो उन्होंने उसमें खरीदा आज मतलब एक 12% मॉइस्चर वाले को 7690 का भाव दिया है 10% वाले को 7850 का भाव दिया है। तो कुछ किसानों का ये कहना है कि भाई हमारा ही मान लो भाई किसी का 18-20% तक आया है तो उन्होंने मना कर दिया। इसी बात के लेके थोड़ा परेशान थे किसान और खरीदी लेते रुक गई अब तक शुरू होगी। सर देखो भाई उनका कहना यह है कि किसान अपनी फसल जैसे कपास है तो उसको सुखा के लेके आए तो हर दिन खरीदी तो रोज शुरू हो रही है उनकी। लेकिन कारण ये है कि जैसे मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर का जो उनके पैरामीटर में आ रहा है वो उसकी खरीदी करना बराबर रोज चालू खरीदी तो रोज चालू कपास की। सर फ्लाइट से भी परेशान हो गए किसान को वो अवगत करवाया नहीं ऐसा मेरे को दिन कभी कभी क्या होता है जैसे कि सर्वर वगैरह डाउन है जैसे अब मोबाइल ऐप है कपास किसान मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके किसान खुद अपना वो स्लाइड बुक कर रहा है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि सर्वर पे क्या है कि काफी लोग लगे रहते हैं बुक करने को कभी कभी डाउन होने के कारण थोड़ी दिक्कत आती है नहीं तो कर रहे हैं किसान उसी से कर रहे हैं स्लाइड बुक करके ला रहे हैं। मोहन सिंह चौहान। खरगोन जिले के कसरावत में सोमवार को पुलिस ने बाइक पर अवैध रूप से सप्लाई की जा रही शराब पकड़ी गई। जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा स्थानीय दुकानों को अवैध रूप से शराब संचालकों को गैर कानूनी तरीके से शराब पहुंचाई जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने गश्त के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 पेटी बियर और अन्य प्रकार की अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार कर बाइक और शराब जब्त की तथा आरोपी को थाने लाकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि शराब ढाबों पर सप्लाई के लिए तो लाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जांच जारी रखी है।
नगर निगम द्वारा मास्टर प्लान के तहत MR9 से LIG लिंक रोड चौड़ीकरण कार्य में बाधक, 140 मकानों पर निगम की कार्रवाई। नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार निगम रिमूवल विभाग द्वारा मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित MR9 से LIG लिंक रोड चौड़ीकरण कार्य के लिए मालवीय नगर गली नंबर 2 स्थित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सड़क निर्माण में बाधक लगभग 140 से अधिक मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम की यह कार्यवाही 5 JCB मशीनों एवं 5 पोकलेन मशीनों की सहायता से की गई है, जिससे सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए मार्ग को पूरी तरह से मुक्त कराया जा सका। कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी विनोद अग्रवाल, भवन निरीक्षक सचिन गहलोत, रिमूवल सहायक बबलू कल्याणे, निगम का रिमूवल अमला एवं पुलिस बल उपस्थित रहा। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक स्थित झरना ग्राम पंचायत में हाल ही में बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से 6 महीने पहले निर्मित ये सड़क जगह जगह से टूटने लगी है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान मानक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। पत्थर और डामर की परतें पतली डाली गई, जिसके कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। स्थानीय निवासी अंकित पासवान ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में बनी यह सड़क महज 6 महीने में ही खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिससे अब लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। एक अन्य स्थायी निवासी सूबेदार प्रजापति ने भी घटिया सामग्री के उपयोग की बात की। उन्होंने बताया कि निर्माण के समय ही आशंका थी कि यह सड़क ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि ठेकेदार ने गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं किया था। सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सूबेदार प्रजापति ग्राम कोहरवड़, ग्राम पंचायत का नाम बताइए। हमारे ग्राम पंचायत का नाम है झरना। हमारा रोड जो निर्माण हुआ है, पहले 100 साल पुराना जो रोड पड़ा था इसके बगल से पड़ा था, और जो हमारे ग्राम प्रधान है उस रोड को नया बना दिए हैं, जगह से उठा के किसी के दरवाजे पे कर दिए हैं। समस्या क्या आप लोगों की है? समस्या यही है कि हमारे ग्राम प्रधान से समस्या का निदान ये हो सकता है कि पूरा जांच कराया जाए इसके कि काम कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। GSB से जोड़ा जा रहा है तो काम GSB से जोड़ने से हो जाएगा। रोड लात से मारने से कब जा रहा है। आप न हो तो रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा आप लोग रोड का समस्या क्या है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है पूरा जांच कराया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित पासवान है। ग्राम पंचायत झरना में ही निवास करते हैं हम। जितना आज तक के हमारे प्रधान प्रतिनिधि काम करवाए हैं, मतलब प्रधान काम करवाए हैं, हमारे जनता यही चाहती है कि जितना काम करवाए हैं, इन लोगों का कहना है कोई काम निस्वार्थ और अच्छा काम नहीं हुआ है। तो जनता हमारी चाहती है कि जांच लगे और काम अच्छे से करवाए प्रधान। यह रोड कब से बन रहा है? ये रोड लगभग 6 मंथ हो गया, लगभग 6 महीने से बन रहा है। हाँ, 6 महीना हो गया। ये देख रहे हैं कि इसकी जुड़ाई जो हुई है टूट जा रहा है। हाँ, तो नंबर 2 का जो भी ईंट भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, 3rd क्वालिटी का ईंट है। अब प्लस इसमें जितना भी मटेरियल, रॉ मटेरियल जितना लगाया गया है सारा 3rd क्वालिटी। लगभग 1 महीने पहले इसका भी पेमेंट निकल चुका है। बाकी भी जितना भी काम करवाए हैं सारा पेमेंट निकल चुका है। मतलब रोड बना नहीं, पेमेंट हो गया? हाँ, रोड बन नहीं रहा है, पेमेंट हो गया। अभी हमारे पास में कोहरवल की बात है, वहाँ का भी पूरा पैसा निकल गया है। वहाँ से भी अभी
पैसा पूरा निकल गया, लेकिन काम कितना 1 किलोमीटर होगा लंबा चौड़ा है कितना? ये 150 समथिंग होगा। 150 मीटर है। हाँ, इसका पेमेंट हो चुका? हाँ, इसका पेमेंट तो अभी कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ का पेमेंट पता है कि वहाँ का पेमेंट हो चुका है। वो कितना? वहाँ कार्य अभी प्रगति पे भी चल रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ वहाँ का। जी, क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जांच लगे, अधिकारी लोग जांच करे। अगर एक ग्रामीण जनता का एक काम नहीं चालू होता है तो फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हम लोग जिले पे जाएंगे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, कंप्लेन करेंगे। जी।